मेरी जेठानी हर रात ससुर जी के मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह तुम मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम सलीमा है। मैं इस दुनिया की सबसे अलग ख़ानदान में ब्याह कर चली गई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब था, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और एक ससुर थे। जेठ बाहर के शहर में रहते थे। उसको शादी में भी नहीं देखा, वो आया ही नहीं थे। मेरे पति का नाम कासिम था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राज़ी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी इसके कज़न से करवा देंगे। पति ने हाथ पाँव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम आज से इस घर के दरवाजे पर नहीं आओगी। मैं हैरान तब हुई जब कासिम के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए और वलीमा भी हुआ। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक प्याली थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए। मैंने उसके लिए रात का खाना गरम किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई, तभी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। खैर, चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके काफ़ी जल्दी में नज़र आ रही थी। जब उनको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं, तो वो तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा पति देर से आता था। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो मेरा पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई कि लगता है कोई बाहर आ रहा है।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से बात करूं, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से ही बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जिठानी तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2-3 दफ़ा चक्कर लगा कर आई तो मैंने देखा कि तुम कमरे में थी ही नहीं। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, बाथरूम में थी, इसलिए तुम्हें मैं नज़र नहीं आई होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो मुझे नज़र नहीं मिला रही थी। वो अपने काम में फिर मसरूफ़ हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो झुंझला कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात का कीमा बना रही हो? छोड़ो ये सब काम, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रही हो। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? जाहिर है वहाँ पर क्या हो रहा होगा, तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुप चुप रहती थी और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। एक तरफ कहती थी कि मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के मुल्क जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी तो पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती है। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, न मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर ये भी नहीं कहते थे कि बेटा बाहर है। एक दफ़ा हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि ऊपर वाले ने एक ही बेटा दिया है और ये सारा कुछ उसी का ही है। साथ ही वो खांसने लगे। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है? कहने लगे हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई। बाप थोड़ी ना औलाद को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए कि वो कैसे भूल गए। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना दिया और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी जेठानी की वो ही रूटीन थी। मैंने फिर उनसे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाऊं उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगें दबाती रहती है। इसके साथ मेरे ससुर का कोई रिश्ता भी नहीं था कि वो उसके चाचू होते या मामू होते। उन्होंने ये वाली बहू अपने ख़ानदान से नहीं ली थी, ये ख़ानदान की बाहर की लड़की थी। फिर कितनी अजीब बात थी कि ससुर के कमरे में चली जाती है, उनकी टांगों की मालिश करती है,
मसाज करती है और फिर वहीं पर सो भी जाती है। इसका वहाँ क्या काम था? और वो आवाज़ें, उनके बारे में सोचकर तो मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहा था जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, और वो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया। वो मुझे देखकर पूरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पहले तो बहुत घबराई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है और अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी नहीं बताया, कभी ससुर ने भी जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जिठानी को कोई बात नहीं आ रही थी न जा रही थी। उसने कहा, पता है, उनको याद नहीं रहा होगा। ये किस किस्म की बात थी? इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है? और मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरी जिठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी, पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था। ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जिठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर फिर भी उसको अपनी टांगें दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी टांगों पर मसाज करवाते हैं, वो भी रोज़ की बुनियाद पर। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। ये बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसी हलक में अटक गया, और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ? जब मेरा पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी ने मुंह भरकर झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो उम्मीद से है, वो माँ बनने वाली है। और अगर उसका पति नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका था? मेरे ससुर ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है हमारे घर। अब तो तुम लोगों की तरफ ही देखते हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो हमें, तो इस घर में भी रौनक लग जाए। मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हारी मम्मी के घर तुम्हें छोड़ के आना था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया, तुम भी याद नहीं करवाती। अब इसका पति घर पे नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। जब ये कहती है इसके मायके छोड़ आता हूँ। मेरे ससुर मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा इसके अब्बू के साथ मेरी काफ़ी दोस्ती भी है, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा टाइम मिल जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अच्छी तरह से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे ससुर अचानक से उसे लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आज ही लेकर जाना है। वो चली गई तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तुमको किसने ये सब कह दिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था, उनका पेट इतना बड़ा हुआ है। मेरे पति हंसने लगे कि उनका पेट खाने से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से वापस नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने अपने पति को कुछ नहीं कहा और बहस भी नहीं की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी जेठानी पेट से थी और उनका 7वां महीना चल रहा था। लेकिन वो ये बात छुपा क्यों रही थी? और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती? क्या उसने बच्चे को पैदा नहीं करना था? मेरे ससुर जेठानी को छोड़कर रात तक वापस आए तो अपनी जेठानी को देखकर
मैं फिर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे जख्म लगा था। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ? तो कहने लगी कि वापसी पर रिक्शे में से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वो रिक्शे से गिरी थी और उसका मुंह जमीन पर लगा था तो फिर उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर तसद्दुक किया है। आज रात भी जब वो मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कमरे में जाने से पहले उसने आंसू साफ कर लिए। अब इस बेचारी के साथ यहाँ तो कोई जुल्म हो रहा था और यहाँ पर ये खुद ही सब कुछ कर रही थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? सबके सामने मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने नकली पेट नहीं लगा रखा है। तुम इतना खाती भी नहीं हो कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है? तुम्हारा पति नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा, क्यों नहीं आती वापस कमरे से? तेल लगा लिया तो वापस आ जाओ। वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है? और कौन सा उनकी टांगों में दर्द रहता है जो रोज़ तुम तेल से मसाज करनी होती है? कौन सा काम करते हैं वो? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे जग में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे पता है कि एक औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती है। तुम्हारा पति 2 साल से बाहर के मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और उस बच्चे का क्या कसूर है जो इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको उस दुनिया में लेकर नहीं आओगी? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे पति का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ। उनको तेल से मालिश करनी है, फिर देख लेना कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती है, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गलती जेठानी की लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो फिर किसी को बताती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर उस पर जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? अपने पति से बात क्यों नहीं करती थी? वो मेरे पति को बताती और किसी को नहीं तो मुझे बता देती, मैं उसकी मदद करती। जिस किस्म की आवाज़ मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर से आता था और मेरे ससुर 9 बजे ही सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कि कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का प्याला पकड़ा और अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा था कि अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर देना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ हूँ हाँ ही करना। मुझे डरने की क्या ज़रूरत थी? ये मेरा ससुर था। अगर पता चल भी जाता तो मैं फौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। बैठो मेरे पास, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया है? नाराज़ हो मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात करता है। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहाँ से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरान होकर देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरा ससुर नहीं, मेरा पति है और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज़ सुनी वो इस वजह से ऐसी हालत में टांगें दबाकर मैं बुरी तरह से थक जाती थी।
इसलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें आने लग जाती थी, ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है। क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन ये मेरा पति है और ये बच्चा भी इसी का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो ये मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे पति ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी होगी। हमारे खानदान में ये बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वो तो मेरे पति की बहन थी, इसलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेट से हैं, तो मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई थी। यह खानदान बहुत ही अजीब है। यहाँ पर बहुत सारे राज हैं, जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें ये बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पे कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जान जासूसी करना, मेरे मामले में बोलकर मेरे लिए मिसाइल खड़े करना बंद कर दो। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा था। उसके बाद मैंने अपने पति को ये बात बता दी। वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे बाबा ने इस लड़की से मोहब्बत की शादी की है, इसलिए तो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उनके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। वह लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि पोषण और चूल्हा भी अलग कर लिया और अब तो हमारा उनसे बिल्कुल ही वास्ता ख़त्म हो गया है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।